अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हैंड रेज करके मुझे बता दें कि मेरी वॉइस क्लियर है। कोई एक बच्चा जी अली हसन, बेटा अनम्यूट करे खुद को। जी सर, क्लियर है। ओके। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर जो हमने कल डिस्कस किया, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स थी, शेयर्स कौन से लिस्टेड कंपनी वाले और स्कोप थे, और नंबर टू थी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इनके अंदर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। जी मोमना बेटा। सर हमने जो कल क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी एक पब्लिक शेयर्स नोट एज ओरिजिनल अलॉटी का बताया था। जी जी। तो सर इसके अंदर अगर वो आगे ना बताता कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, हम्म, तो अगर ओरिजिनल अलॉटी भी नहीं होता तो तो फिर तो फिर ये हमारे पास लाइबिलिटी में ऐड होना चाहिए था। नहीं नहीं इसकी लाइबिलिटी कैलकुलेट हो नहीं जाती। नहीं, फिर लाइबिलिटी नहीं, फिर इसके ऊपर बेटा टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना था हमें। फिर ये एलिजिबल नहीं था फॉर टैक्स क्रेडिट। सर ये इसकी लाइबिलिटी नहीं कैलकुलेट होगी फिर। नहीं देखिए, इसकी लाइबिलिटी इसलिए नहीं आएगी। ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की है या ये शेयर्स परचेज किए, ये हमने किस इनकम में से परचेज किए? अपनी जो सैलरी इनकम, वो सैलरी इनकम तो ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है, तो दोबारा इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद, बात क्लियर हुई? जी जी सर। हाँ। तो सर एक और क्वेश्चन अगर था। मेरी बात सुनिए, अगर ये इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक कंपनी है और एज अ ओरिजिनल अलॉटी नहीं है, तो उस सूरत में हमें टैक्स क्रेडिट के लिए ये एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर एज अ ओरिजिनल अलॉटी ना हो, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमें वो शेयर्स मिले, तो फिर उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। और इसका जो सेकंड ऑप्शन था, जिसके ऊपर हमने टैक्स क्रेडिट ले लिया, मतलब अगर हमने कोई शेयर्स परचेज किए टैक्स ईयर 2019 के 2019 के अंदर, और उसका 2019 में टैक्स क्रेडिट ले लिया, तो वो शेयर जिस दिन परचेज किया उस दिन से 24 मंथ तक हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। अगर हमने 24 मंथ से पहले डिस्पोज ऑफ कर दिया, फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2020 में हमने वो शेयर बेच दिए, उसका 24 मंथ का पीरियड हमने पूरा नहीं होने दिया, तो क्या होगा? जो टैक्स क्रेडिट हमने 2019 में लिया था, वो अमाउंट 2020 में हमारी ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई टैक्स क्रेडिट एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो उसके ऊपर कोई चीज ऐड नहीं होनी, सिर्फ उसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब मोमना, बात क्लियर हुई? जी जी सर क्लियर है। क्लियर है। और बेटा कल हम डिस्कस कर रहे थे 24 मंथ के अंदर शेयर डिस्पोज ऑफ नहीं करने। यही चीज सेम एप्लीकेबल है 24 मंथ वाली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर भी। मतलब ये जो दो ऑप्शंस थे हमने कल डिस्कस किए थे, मैंने खुद वो कल आपने ये वाला, या इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलेगा या इसके ऊपर, कहते दोनों में से किसी एक के ऊपर। ये 24 मंथ वाली डिस्पोजल या पॉलिसी खत्म करने वाली बात है, वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, वो इन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। एनी अदर पर्सन? जी मोमना। सर मेरा एक और क्वेश्चन था। ये जो आपने बताया था एक सैलरी के हेड से आनी चाहिए और एक इनकम फ्रॉम बिजनेस से आना चाहिए, हम्म। और अगर कैपिटल गेन से भी आ जाता है तो तीनों का ऐड करके फिर उसको निकालेंगे, टैक्स कर देंगे। मैं जो टैक्स लाइबिलिटी की आप बात कर रहे हैं ना, मतलब आपने क्या है, अगर इनकम नहीं, ये जो बात मैंने की थी ना, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, नंबर वन। और नंबर टू बात की थी बिजनेस की। ये बात है बेटा, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो इन्वेस्टमेंट के पैसे इन इनकम से होने चाहिए। ये टैक्स लायबिलिटी के रेलेवेंट की बात नहीं थी। मतलब जो हमने वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स खरीदे हैं, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, या हेल्थ प्रीमियम पे किया है, वो इस इनकम में से पे किया हो, हमारी इस इनकम में से पे हुआ होगा, तो हमें टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है। जो टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्सेबल इनकम, उसके लिए बेटा हमने पढ़ा सैलरी इनकम, अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे ये चार चीजें अभी हमने पढ़नी है, जिसके अंदर आती है प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ठीक है, बिजनेस इनकम,
और लास्ट पर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इन सब को जब जमा करेंगे, इन सब को जमा करने से हमारे पास आएगा टोटल इनकम, फिर उसमें से लेस करेंगे, फिर उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। मतलब अभी तक हमने प्रॉपर्टी सैलरी पढ़ लिया, लेकिन जैसे जैसे चीजें करते जाएंगे इसके अंदर हम ऐड करते रहेंगे। ठीक है, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। एक होती है एनटीआर इनकम, एक होती है एफटीआर इनकम या एसटीआर, दो तरह की इनकम। मतलब एनटीआर नॉर्मल टैक्स रजीम, एफटीआर फाइनल टैक्स रजीम और एसटीआर सेपरेट टैक्स रजीम। जो हमने रेट्स पढ़े हैं आपको याद होगा, जो सैलरी के अंदर सैलरीड परसेंट और नॉन सैलरीड परसेंट के रेट है वो एनटीआर इनकम के रेट है, वो एनटीआर इनकम के रेट। एफटीआर इनकम के सेपरेट रेट है और एसटीआर इनकम के भी सेपरेट है। बात क्लियर होगी मोहम्मद? यहां तक समझ लगी? मैं आगे बताता हूं, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब जो आपने ये बात की ना, जो टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी लेनी है कैलकुलेशन के लिए, जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं ना, न्यूमेरिकल के अंदर जितनी भी एनटीआर इनकम होगी ना, एनटीआर इनकम को जमा करेंगे और उस जमा करने के बाद हम टोटल और टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। एफटीआर और एसटीआर इनकम को हम सेपरेट करेंगे, उसका हम ट्रीटमेंट आगे जाके सीखेंगे। इसका मतलब जहां पर एवरेज रेट ऑफ टैक्स की बात आएगी टैक्स क्रेडिट के लिए, हमने टोटल इनकम अंडर एनटीआर लेनी है और टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर लेके उससे निकालना है ये सारा कुछ। जो एफटीआर एसटीआर इनकम उसको हम सेपरेट ट्रीट करेंगे, उसको सेपरेट लेके चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे आपको इसके ट्रीटमेंट भी बताएंगे, अभी हम इसकी डिस्कशन फिलहाल नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर होगी? जी सर, थैंक यू सर। आज का हमारा जो टॉपिक है टैक्स क्रेडिट, वो है कंट्रीब्यूशन टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। अगर कोई पर्सन अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको उसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट मिलता है, लेकिन दो शर्त क्या है? नंबर वन, वो जो फंड है वो क्या हो? अप्रूव्ड हो, वॉलंटरली अप्रूव पेंशन फंड। और नंबर टू क्या है? उसकी इनकम सैलरी और या बिजनेस में से। जो हमने पहले पेंशन पड़ी थी सैलरी के अंदर, वो पेंशन रिसीव थी जो हमें रिटायरमेंट के बाद मिलती है। हमने उसके ट्रीटमेंट पढ़े थे। अगर रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, और साथ उसकी कुछ एक्सेप्शंस भी पड़ी थी, 60 ईयर वाली और या एसोसिएट वाली, उसको अभी मैं फिलहाल दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन ये जो है कंट्रीब्यूशन है, अगर एम्प्लॉय या पर्सन जो पेंशन उसको फ्यूचर में मिलनी है उसके अंदर कोई अप्रूव पेंशन फंड है जो कि वॉलंटरली है, वॉलंटरली की मुराद अपनी मर्जी से जो आप कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हो जाओ अप्रूव पेंशन फंड में, तो वहां जो कंट्रीब्यूशन आप पे कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो जो पेंशन फंड है वो अप्रूव होना चाहिए और आपकी इनकम सैलरी या बिजनेस में से होना जरूरी है। तो इसके अंदर भी जो हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो टैक्स क्रेडिट का सीक्वेंस या तरीका आकार बेटा वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज रेट मल्टीप्लाई बाय अमाउंट आ जाएगी। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। यहां पर जो टैक्सेबल इनकम है इंशाल्लाह थोड़ा सा आगे जाएगी और डिटेल, ये एनटीआर वाली है, ओवर टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट आ जाएगी। और अमाउंट कि क्या यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, या हमने जितना पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया सारे का सारे के ऊपर टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा? तो आंसर इज नो। यहाँ अमाउंट रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन कौन सी है? अगर उस रिस्ट्रिक्शन को मैं कहें तो रिस्ट्रिक्शन ये लिख रहा हूं मैं, लोअर हो नंबर वन
एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, और नंबर 2 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यहां पर टैक्सेबल इनकम कौन सी लेनी है? ये वही इनकम है जब हम डोनेशन के अंदर जाते हैं, डोनेशन टू स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस, और वहां पर जो हम डायरेक्ट डिडक्शंस लेते हैं टैक्सेबल इनकम से, तो वहां पर हम कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल और 30% ऑफ टैक्सेबल, तो वो वाला जो टैक्सेबल इनकम है वही टैक्सेबल इनकम का यहाँ 20% लिया जाएगा। इन दोनों में से जो लोअर होगी ये वो अमाउंट होगी जिसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब हम चलते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। Tax credit for contribution to approved pension fund. A tax credit at every rate of tax. Every rate कैसे था हमने डिस्कस किया हुआ है। Shall be allowed to an eligible pension in respect of any contribution or premium paid by him in the tax year in approved pension fund. Approved होना जरूरी है। In order to avail this tax credit, फॉलोइंग कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। वो कंडीशन क्या है उसको पढ़ते हैं। द पेंशन फंड शुड हैव बीन अप्रूव अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल। ये वो उसने रेलेवेंट रूल बता दिया जिस रूल के तहत वो पेंशन फंड रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको आता है मिस्टर अलीम हैज कंट्रीब्यूटेड ₹5 लाख टू अप्रूव पेंशन फंड, तो अगर सिर्फ इतनी बात लिखी है तो हमें ये अज्यूम यही करेंगे तो ये वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल के तहत ही अप्रूव्ड है। लेकिन जब वो स्पेसिफाइड करेगा कि ये जो अप्रूव पेंशन फंड है वो इस सिस्टम वॉलंटरी पेंशन सिस्टम के तहत अप्रूव नहीं है, किसी और के तहत है, तब हमने इसको लेना है कि ये हमारे लिए अब इनएलिजिबल है। लेकिन अगर उसने सिर्फ ये बात लिखी अप्रूव पेंशन फंड, तो क्वेश्चन में यही अज्यूम किया जाएगा कि ये जो अप्रूव है इसी के अंडर है, एक्सेप्शन नहीं है। The person is driving income which is chargeable to tax under the head salary or income from बिजनेस, इन दोनों में से किसी एक में से ये होना चाहिए। द टैक्स क्रेडिट अलाउड फॉर सच पेमेंट विच इज लेसर ऑफ द फॉलोइंग टोटल कंट्रीब्यूशन पेड और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर द रेलेवेंट टैक्स। इसका मतलब इन दोनों में से जो लोअर होगी उस अमाउंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। The tax credit shall be computed by applying average rate of tax to contribution on which it is allowed. वही जो फार्मूला पढ़ा हमने, एवरेज रेट ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, दैट इज एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और ये अमाउंट एडमिसिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, ये अमाउंट कैसे आएगी? लोअर ऑफ एक्चुअल और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। इन दोनों में से जो लोअर होगी वो एलिजिबल अमाउंट है फॉर टैक्स क्रेडिट। इसके नीचे बेटा कुछ नोट्स है, इन नोट्स को बेटा आप काट दो क्योंकि ये अब एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स ईयर 2019 तक, जब उससे पहले टैक्स था तो इस नोट्स को पढ़ाया जाता था, बताया जाता था। लेकिन क्योंकि यहां पर एक बार इट शैल बी अलाउड फॉर अ पीरियड अप टू 30/6/2019, तो इस पीरियड तक ये एप्लीकेबल था, इसके बाद अब एप्लीकेबल नहीं रहा। हमारा टैक्स ईयर 2021 चल रहा है, तो इसलिए ये जो है आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन लॉ ने इसको डिलीट अभी तक नहीं किया, इसलिए हमने बुक के अंदर थ्योरेटिकल तौर पर आपके इंक्लूड कर लिया। तो आप एक दफा पढ़ ले, लेकिन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में अब एप्लीकेबल न्यूमेरिकली नहीं होगा। अब एलिजिबल पर्सन, इट मींस एन इंडिविजुअल हु फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। एलिजिबल पर्सन से मुराद क्या है? जो बंदा, देखिए एक एलिजिबल है, हमने डोनेशन के, हमने वो जो फंड इन्वेस्ट किया उसके हवाले से, मतलब वो अप्रूव पेंशन फंड में हो, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? उसके अंदर हमने वो इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस है, फिर हमें उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिलता है। अगर एक बंदा वो अप्रूव पेंशन फंड के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, नंबर 2 उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी भी है, लेकिन वो पर्सन इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। मतलब मिस्टर अलीम है, मिस्टर अलीम कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रूव के अंदर, ओके। नंबर 2
सैलरी और बिजनेस इनकम भी है उसकी, ये भी वो फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब अगर कोई एक पर्सन ये दो चीजें फुलफिल करता है तो उसके ऊपर हम टैक्स क्रेडिट उसे देते हैं। लेकिन यहां ला ने कह दिया जो ये मिस्टर अलीम है इसको भी देखना है, ये मिस्टर अलीम एलिजिबल है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। अगर मिस्टर अलीम ये शर्तें फुलफिल करता है, फिर वो उसने कंट्रीब्यूशन सैलरी ये दो फुलफिल की है तो उसको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन अगर मिस्टर अलीम खुद ये शर्तें फुलफिल नहीं करता तो बेशक कंट्रीब्यूशन उसने किया प्रूफ पेंशन फंड को, बेशक सैलरी और बिजनेस है, एवरीथिंग ओके है, लेकिन मिस्टर अलीम खुद पाकिस्तानी नहीं है, उसका एनटीएन या आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, तो बेटा उसको ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। It means an individual who fulfill the following condition: he is a Pakistani and he hold a valid NTN on computerized national identity card or national identity card for overseas Pakistani issued by National Database Registered। या तो उसके पास NTN होल्डर हो या वो क्या हो, नेशनल NIC कार्ड हो अगर वो पाकिस्तान से बाहर है। तो इन दो सूरत के अंदर उसको क्या होगा बेटा, वो पर्सन एलिजिबल होगा टैक्स क्रेडिट के लिए। बेशक अब इसके अंदर डबल शर्ती आ गई, एक जो पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है या कंट्रीब्यूट कर रहा है पर्सन एलिजिबल है या नहीं है उसकी आ गई, और नंबर 2 उसने जो नेक्स्ट पेमेंट या कंट्रीब्यूट कर रहा है फिर उसकी शर्त आ गई कंट्रीब्यूशन भी अप्रूव में होनी चाहिए और इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस में से होनी चाहिए। मतलब इसमें डबल शर्तें आ। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी आतिक ने जी सर, मैंने ये पूछना था कि ये पेंशन अप्रूव्ड पेंशन फंड ये किस तरह का, ये इसका बिजनेस से क्या ताल्लुक है, वो प्रैक्टिकली बताएंगे कि ये कौन सा बिजनेस है जिसमें ये करते हैं सर, यानी और बाद में पेंशन आती है फिर इसकी? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ लगी, मैं बता। अच्छा आप कह रहे हो ये कौन सा बिजनेस है, ये बिजनेस उन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई है, यही कहना चाह रहे हैं ना आपको इसके ऊपर? अब मेरी बात को समझिएगा सर ये इसने ये उसने जो इनकम फ्रॉम बिजनेस सैलरी पता क्यों लगाई है? देखिए जो पेंशन है, पेंशन कब मिलती है? रिटायरमेंट के ऊपर, यह काम खत्म किया जाए, ठीक है। इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में होता है पर्सन, एम आई राइट? एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉई है, एग्रीड? एम्प्लॉय की इनकम क्या आएगी? सैलरी, ठीक है। एम्प्लॉयर की इनकम क्या आएगी? बिजनेस, क्योंकि एम्प्लॉयर तो बिजनेस कर रहा है ना, बात समझ लगी? बिजनेस कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो, इसलिए उसने वो रिस्ट्रिक्शन सैलरी और बिजनेस की लगाई। कैपिटल गेन के अंदर तो वो बंदा कोई नहीं है ना, वो तो रिटायरमेंट उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ना ही इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर, ना ही अदर सोर्स, इसलिए उसने सैलरी और बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। बात क्लियर? ठीक है सर। अब एक उसने नोट दिया, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, वो कहता है हमने सैलरी के अंदर पढ़ा था एनओटी नंबर 1 सुपरनेशन फंड, ठीक है, वो फंड्स पढ़े थे। लेकिन जब हमने सैलरी के अंदर वो फंड्स पढ़े थे हमने कहा वो जो फंड या अमाउंट हमें रिसीव्ड होगी, हमने उसकी मैच्योरिटी के बाद रिसीविंग के ऊपर बात की थी, तो उसका इनकम फ्रॉम सैलरी लेना या नहीं लेना। लेकिन यहाँ वो बात कर रहा है अगर कोई पर्सन उन एनओटीज फंड या वहां कंट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब उधर इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन क्या होता है मे भी वो 2 साल एनओटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, 2 years इन्वेस्टमेंट। जो हमने एनओटीज सैलरी में पढ़ी थी वो है अमाउंट रिसीव हो रही है आफ्टर अ टाइम पीरियड जो हमें हर मंथ मिलती है। यहाँ एनओटीज क्या हम उसमें अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ आफ्टर 2 year हमने इस एनओटी के सम को ट्रांसफर करवा लिया, इसमें
अपने अप्रूव पेंशन फंड भी था, स्कीम के थ्रू हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, हमने कहा ये एनओटी इसको ट्रांसफर कर दो अप्रूव पेंशन फंड को, और हम टैक्स वाले को कहते हैं ये देखिए जी मैंने फॉर ईयर इतना अप्रूव पेंशन फंड में इन्वेस्ट किया है तो मुझे टैक्स क्रेडिट दे। तो टैक्स वाले क्या करते हैं कि आपको इसके ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, उस अमाउंट का जो आप किसी और फंड से अप्रूव पेंशन फंड की तरह ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ जो आपने स्टार्टिंग से कोई अप्रूव पेंशन फंड की फैसिलिटी ली और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उसकी रेलेवेंट आपको क्या मिलेगा, टैक्स क्रेडिट मिलेगा। द ट्रांसफर बाय द मेंबर ऑफ अप्रूव एम्प्लॉयमेंट पेंशन और एनोट स्कीम और अप्रूव ऑक्यूपेशनल सेविंग स्कीम ऑफ देयर एक्सिस्टिंग बैलेंस to their individual account maintained with one or more pension fund management shall not qualify for tax credit under this section. Clear हो गया? Any question up to here? अभी ये टैक्स क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी अभी हम इसको नहीं पढ़े, लीव करेंगे, हम जब नेक्स्ट जाएंगे तब इसको हम पढ़ेंगे। ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द मैन्युफैक्चरर उसी वक्त पढ़ेंगे। एम्प्लॉय फ्रेश ग्रेजुएट ये भी उस वक्त पढ़ेंगे। ये अभी हम बाकी चीजें नहीं पढ़े। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखें, मिस्टर अलीम, ये साथ साथ लिख ले बेटा, ये होमवर्क है आपका न्यूमेरिकल। ज्वाइन overlay for a basic salary of rupees 2 lakh per month. Other benefits related to salary, related to employment are given below. DNS allowance of rupees 3 lakh. Cost of living allowance at the rate of 10% of basic medical allowance of medical allowance at the rate of 8% of basic salary. Mr. Alim reimburse rupees 2,50,000 for medical expenses this amount is
in addition to medical allowance and amount reimbursed was received from insurance company. इंश्योरेंस कंपनी से ये जो रीएम्बर्समेंट हुई है उसको मेडिकल की एक्सपेंसेस की जो कि एडिशनल टू मेडिकल अलाउंसेस है ये इंश्योरेंस कंपनी से हुई है. मिस्टर अलीम accommodation was provided to Mr. Alim on 1st Jan 2021. Mr. Alim was provided with 2 vehicles for business and private use each. Cost of vehicle was rupees 2 million. Rupees 2 million. Mr. Lee was provided with 2 vehicles for business and private use each. इसका मतलब क्या है? एक बिजनेस यूज के लिए और एक प्राइवेट यूज के लिए. मैं ये क्लियर बिल्कुल 1 व्हीकल बिजनेस यूज के लिए और 1 व्हीकल प्राइवेट यूज. Mr. Alim also obtained a loan of rupees 9 lakh on 1st Jan 2021. At a rate of 5% per annum. On 1st June 2021,
overlay waived off 60% of the loan and remaining loan is still paid. Contribution to approved provident fund for the year is at a rate of 8% of basic salary. Interest credited during the year was rupees 60,000 रुपीज 60 में 6 लाख कर ले रुपीज 6 लाख एट द रेट ऑफ 20%. Contribution to approved pension a provident fund for the year is rupees at the rate of 8% of basic salary. Interest credited during the year was rupees 6 lakh at the rate of 20%. Overlay also provided home appliances for personal use of Mr. Ali. Carrying value of home appliances in the books of overlay is rupees 8 lakh overlay charge depreciation at a rate of 15% of WD. Mr. Alim opted for employee
share scheme during tax year 2020. There was restriction on transfer of shares for 1 year. Restriction was uplift on 1st June 2021. Mr. Aleem paid rupees 20 per share in tax year 2020, and fair market value of the share in tax year 2020 was rupees 40 per share. Mr. Aleem purchased a total 1,000 shares, and fair market value of the share at 1st June 2020, 1st June 2021 was rupees 35 per share. Donation to specified institution during the year amounting to rupees 5 लाख। ये 5 लाख है बेटा। डोनेशन होगी Mr. Aleem obtained a loan from his friend for construction of house profit on debt paid to his friend
during the year is rupees 1,00,000. Donation to approve institution during the year amounting to rupees 8,00,000. He also invested in shares of a listed company not as original allottee from stock exchange. यहाँ इन्वेस्टेड लिखा है, इसकी इधर लिख ले रुपीज 2,00,000, 2,00,000. He also invested rupees 2,00,000 in shares of a listed note as original allotee from a stock exchange. उसने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज किया लेकिन एज ओरिजिनल अलॉटी नहीं किया. मिस्टर अलीम contribute amounting to rupees 1,00,000 in life insurance policy during the year. Mr. Alim also contribute in health insurance policy amounting to rupees 50,000. Mr. Alim also contribute in approved pension fund
अमाउंटिंग टू रुपीज 1.5 लाख ज़कात डिडक्टेड, ज़कात पेड रुपीज 50,000। overlay deducted rupees 1 लाख। नहीं इस बेटा ओवर नहीं ना लिखे, यहाँ आप लिखे टैक्स डिडक्टेड रुपीज 1 लाख फ्रॉम हिज सैलरी and deposited to government treasury। salary received on last date of the same month। रिक्वायरमेंट आगे इसकी calculate total income, taxable income, and tax liability for the tax year 2021। Any question up to here? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? क्वेश्चन के हवाले से किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। ये आपका बेटा होमवर्क है, आपने क्वेश्चन सोल्व करना है सारा, और इसकी जो फिगर्स है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करनी है। जी रेहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर इसमें जो आपने लिखा है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन प्रोविडेंट फंड, सर वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है या एम्प्लॉयर का है? प्रोविडेंट फंड जो सा होता है उसका सबसे बेसिक रूल हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एम्प्लॉय पैसे डालता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, और अमाउंट सेम होती है डिफरेंट होती है? अमाउंट सेम होती है। सहमति। इसका मतलब अगर मैं एम्प्लॉय बताऊं या एम्प्लॉयर बताऊं, 8% ऑफ द बेसिक सैलरी है तो एम्प्लॉयर भी कितना डालेगा? उतनी ही अमाउंट। क्लियर? 8% डालेगा। ठीक है सर, तो कंफर्म करना चाहिए। जी कोई मसला। जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को साफ ज्यादा लिखा हुआ है वो काइंडली पिक्चर बना के एक ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दे, कि अगर किसी कोई बच्चा नोट नहीं कर पाया या किसी को प्रॉब्लम है तो वो इसको देख ले। आपने ये क्वेश्चन रात 10 बजे से पहले पहले इस क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। इसका जो फिगर्स आएगी उस फिगर को आपने ग्रुप पे शेयर लाजमी करना है। और काइंडली कोई स्टूडेंट एक अच्छा सा जिसने क्वेश्चन लिखा उसकी पिक्चर बना के ग्रुप के अंदर शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।